कांग्रेस जो हाइबरनेशन से बाहर निकल आई। अब मोदी जी का ऐसा कोई काम नहीं है जिस पर जवाबी कीर्तन नहीं होगा। 2024 के चुनाव में क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि बीजेपी या ये कोई शगुफा छोड़ेंगे तो उसको जो है कांग्रेस चुपचाप ऐसे ही जो है बर्दाश्त कर लेगी और कुछ बोलेगी नहीं। कांग्रेस को जवाबी कीर्तन करना आ गया है और कांग्रेस ने समझ लिया है कि राजनीति अगर करना है तो जवाबी कीर्तन करना ही पड़ेगा। इनको बिना चैलेंज के जो है छोड़ना उचित नहीं है। जिस दिन प्रधानमंत्री जी पीटीआई को बोल रहे थे कि फ्री भी ठीक नहीं है, अर्थव्यवस्था को खराब करता है, राज्यों के फिजिकल हेल्थ को खराब करता है, उसी दिन खबर आ गई कि सुभाष चंद्रा साहब का पता नहीं 6,000 करोड़ रुपया जो है यस बैंक से सेटलमेंट हो गया। अब एक आदमी देखिए, कर्नाटक गवर्नमेंट 22,000 करोड़ रुपया जो दे रही है वो कितने को दे रही है? 1.25 करोड़ महिलाओं को, लोगों को। प्रधानमंत्री जी को आपत्ति है, लेकिन प्रधानमंत्री जी देश के एक प्रमुख न्यूज चैनल के मालिक को 6,000 करोड़ रुपया सरकारी खजाने से दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को इस पे कोई आपत्ति नहीं है, एक लाइन नहीं बोलते। ये ढांचे पर लगातार हमले हो रहे हैं बिना राज्य सरकार के रेफरेंस के। जो राज्य के जो है वो भ्रष्टाचार के नाम पर ईडी को घुसाया जा रहा है। मेरा ये मानना है सीधे सीधे संघीय ढांचे पर हमला है। क्या है, केंद्र सरकार हेडमास्टर है कि वो जो राज्यों के भीतर क्या हो रहा है जिसका केंद्र से सीधे ताल्लुक नहीं है उसके ऊपर जो है क्या कहते हैं ईडी की रेड करा करके और उसको जो है वो केंद्र का मामला बनाए। तो वन नेशन वन इलेक्शन में बड़ी ईमानदारी है तो मध्य प्रदेश में सरकार गिरा के 12-15 एमएलए 19 विधायकों को रिजाइन करवा के फिर बाई इलेक्शन क्यों करवाया भाई? थोड़े बहुत शर्म रखते वन नेशन वन इलेक्शन के लिए। मध्य प्रदेश में एक बार इलेक्शन हो गया था, सरकार 5 साल चलने देते। कर्नाटक में आपने 12-13 विधायकों को तोड़ के बाई इलेक्शन करवा दिया रिजाइन करा के। वन नेशन वन इलेक्शन कहाँ गया उस समय? अभी उत्तर प्रदेश में घोसी में चुनाव हुआ है, वो सपा से चुन के आए हुए विधायक जी को रिजाइन करवाया, भाजपा में शामिल करा दिया, बाई इलेक्शन कर दिया। तो ये कथनी और करनी में इनका कितना फर्क है कि आप वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हो कि हम पार्लियामेंट में बिल लाएंगे, कमेटी भी बना दी, पूर्व राष्ट्रपति साहब को अध्यक्ष भी बनवा दिया। पूर्व राष्ट्रपति साहब पहले इनसे ये पूछे कि आप कितने ईमानदार हो भाई वन नेशन वन इलेक्शन के प्रति। मेरे समझ से G20 की संभावित असफलता को देखते हुए मोदी जी ने ये 5 दिन के सत्र का दांव खेला था कि इससे विपक्ष चारों खाने चित हो जाएगी और वो अगर G20 में हमें असफलता मिली जैसा कि अभी से दिखाई पड़ रहा है कि जो जब जिस G20 में जी जिनपिंग और जो है पुतिन ना आ रहे हो वो कितना सफल होगा इसके बारे में आप लोग स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं। मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं, बस 2-4 दिन कहीं वो नाऊ ठाकुर कितना बार बार कहीं हुजूर शाम नहीं आवत बा। प्रहलाद जोशी ने जो सोनिया गांधी की चिट्ठी पे प्रतिक्रिया दी कि अपोजिशन जो है बिना बात के चिल्ला रहा है, तो जयराम रमेश ने वो तमाम विशेष सत्र की एक लिस्ट डाल दी है और उस लिस्ट में उन्होंने कहा है कि सारे सत्र इस दिन प्रयोजन से बुलाए गए थे जो पहले बताए गए थे। पहले उसमें विपक्ष की सहमति भी ली गई है, उसमें जो भी एक जो प्रोसेस होता है उसको पालन करके ही वो स्पेशल सेशन बुलाया गया। महिला बिल होगा तो यूसीसी होगा तो वन नेशन वन इलेक्शन होगा, माने तमाम अटकलबाजी जो है वो समझ लीजिए कि लग रही है और इसमें गोदी मीडिया बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। 5 दिन का पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन, विशेष सत्र, क्या होगा एजेंडा अभी पता नहीं। लेकिन इसी बीच कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा और वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा है और उसमें बहुत सारे गंभीर मुद्दे उठाए हैं। G20 से पहले यह पत्र लिखना और मुद्दे उठाना, जाति जनगणना से लेकर और तमाम मणिपुर और तमाम ये सब मुद्दे हैं, बहुत ही रेलेवेंट मुद्दे हैं। उनके पत्र लिखने के क्या है मायने, इसी पर चर्चा करने वाला दोस्तों। रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा। 2 खास मेहमान जेपी सिंह साहब हैं और संजीव पांडे साहब हैं। आप लगातार अम्बेडकर नामा पर सुन रहे हैं। दोनों खास मेहमान हैं। पूरी रिसर्च के साथ क्या क्या हो सकता है विशेष सत्र में, इसी पर बातचीत होगी। स्वागत है सर। जी नमस्ते। नमस्कार। जेपी सर से शुरू करते हैं पहले। हाँ शुरू कीजिए। हमसे शुरू करें? हाँ चलिए जी। जी देखिए
सर ये केवल पत्र का मामला नहीं है, हम्म। ये मामला है कि इन्होंने जो सत्र बुलाया उसका कोई एजेंडा जो है घोषित रूप से सेट नहीं किया, और घोषित रूप से जो है तरह तरह की चर्चा हो रही है कि महिला बिल होगा तो यूसीसी होगा तो वन नेशन वन इलेक्शन होगा। माने तमाम अटकलबाजी जो है वो समझ लीजिए कि लग रही है, और इसमें गोदी मीडिया बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, क्योंकि वो भी रोज आए दिन कुछ न कुछ सोचा छोड़ती है ताकि वो लोग लगे। लेकिन आपको इसके पहले चलना पड़ेगा। जी। इसके पहले आप 2014 में चलिए जब मोदी जी की सरकार आ गई। फिर आप 2019 में आइए जब मोदी जी की लोकसभा चुनाव में दोबारा सरकार आ गई और पहली बार से भी ज्यादा सीटों से सरकार आ गई। तब तक विपक्ष मोदी जी के सफलता के सामने सदमे में था। अच्छा। लेकिन पहले कार्यकाल के बाद जब दूसरे कार्यकाल में मोदी जी ने केवल पहले नारा दिया था कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, राज्यों में भी सफलता मिल रही थी बीजेपी को, तो मोदी जी को लगा कि हम कांग्रेस मुक्त नहीं विपक्ष मुक्त जो है वो भारत बनाएंगे, और वो लगे सारे स्टेट गवर्नमेंट्स को जो है टच करने। उन्होंने बंगाल में भी फ्रंट खोल दिया, उन्होंने मतलब महाराष्ट्र में फ्रंट खोल दिया, उन्होंने तेलंगाना में फ्रंट खोल दिया, मतलब सब जगह उन्होंने फ्रंट खोल दिया, और ईडी सीबीआई सबको लगा दिया उस फ्रंट खोलने के मतलब अपने सिपह सालार के रूप में। नतीजा हुआ कि सब जगह डिस्टेबलाइज होने लगे। तो विपक्ष में ये भावना जागृत हुई कि अगर हम अकेले रहेंगे तो ये हमको सबको खत्म कर देंगे। चाहते हैं कि केवल बीजेपी और केवल बीजेपी रहे, बाकी कोई ना रहे। अगर ऐसा मोदी जी न करते, केवल कांग्रेस को साफ करने की कोशिश करते, तो हो सकता है कि आज जो आप सीन देख रहे हैं वो सीन विपक्ष का न होता। विपक्ष को जगाने में विपक्ष से भी ज्यादा मोदी जी ने भूमिका अदा की। दूसरा, कांग्रेस ने भी काफी राहुल गांधी की लीडरशिप में मुझे लगता है कि कांग्रेस ने भी जो है वो राजनीतिक स्थितियों पर काफी गहरा अध्ययन किया, और कांग्रेस भी इस निष्कर्ष पर पहुंची कि सिंपल एक चुनाव में हार के दूसरे चुनाव में जीतने, या दो चुनाव में हार के तीसरे चुनाव का जीतने का मामला नहीं है। अगर हम अपनी नीतियों में आमूल चूल परिवर्तन करके राजनीति का जवाब राजनीति से नहीं देंगे तो ये जो है वो क्या कहते हैं बीजेपी जो है खा जाएगी। इसलिए कांग्रेस में ने भी वो सब करना शुरू किया जो अभी तक कभी कांग्रेस ने किया नहीं था। जी। तो कांग्रेस एक अलग उसमें थी। फिर जो है वो तमाम उसमें भी जो ग्रुप 23 के नेता थे, ये नेता थे जिन्होंने डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की, तो कांग्रेस की आंतरिक लड़ाई में वो किनारे लग गए। राहुल गांधी का नया अवतार हुआ, और राहुल गांधी ने जिस तरह चीजों को अपने से परे हटा करके अपनी महत्वाकांक्षाओं को मतलब कारपेट के नीचे दबा के कि हम कुछ नहीं बनना चाहते, हम बने, उन्होंने पार्टी का अध्यक्ष दलित बनवा दिया। पार्टी में हो गया 50% पद जो है दलित ओबीसी को दिया जाएगा, पद दिया जाएगा। इसके अलावा विपक्ष की भी एकता का उन्होंने सूत्रधार, जो विपक्ष की एकता साल भर पहले असंभव लगती थी, आज आपको कागज में दिखाई पड़ रही है। अब जो और फिर कांग्रेस राजनीति का जवाब राजनीति से देना सीख गई है, जो बीच में गड़बड़ा गया था मामला, क्योंकि सोनिया गांधी को जरूरत से ज्यादा शरीफ इस मामले में। जब तक ये लोग सोचते थे कि हम रिएक्ट करें, तब तक जो है और दूसरा सगुफा आ जाता था। नतीजा था कि इन लोगों का जो रिएक्ट करने का मामला गड़बड़ा जाता था। अब ये जो तमाम अटकलबाजी के बीच में सोनिया गांधी ने ज्वलंत मुद्दों पर जो 9 पॉइंट का एजेंडा दे दिया है मोदी जी को पत्र लिख करके, वो बीजेपी के गले की हड्डी बन गया है। मेरे समझ से G20 की संभावित असफलता को देखते हुए मोदी जी ने ये 5 दिन के सत्र का दांव खेला था कि इससे विपक्ष चारों खाने चित हो जाएगी, और वो अगर G20 में हमें असफलता मिली, जैसा कि अभी से दिखाई पड़ रहा है कि जो जब जिस G20 में जी जिनपिंग और जो है पुतिन ना आ रहे हो, वो कितना सफल होगा इसके बारे में आप लोग स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं। मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं, बस 2-4 दिन कहीं वो नाऊ ठाकुर कितना बार बार कहीं हुजूर शाम नहीं आवत बा, तो G20 का सम्मेलन होगा तो अपने सामने आ जाएगा कितना सफल हुआ कितना असफल हुआ। इसको ढकने के लिए उन्होंने पहले से इंतजाम कर दिया कि इस पर बहस शुरू होगी, G20 सफल रहा कि असफल रहा। इतना हाय तौबा मची, दिल्ली को लगभग
एक जो है वो अभेद्य दुर्ग के रूप में परिवर्तित कर दिया कि ना कोई आ सकता है न जा सकता है, स्कूल कॉलेज से सब बंद हो गया, तमाम रास्ते पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। एक अघोषित सेमी टाइप का कर्फ्यू जैसी स्थिति है, लोग बाहर से भी दिल्ली जल्दी नहीं जा सकते, तमाम ट्रेनें कैंसिल हो गई हैं। तो ऐसे में इसकी सफलता और असफलता पर भी जबरदस्त बहस होती अगर जो है ये इन्होंने 18 तारीख से जो है पार्लियामेंट का सेशन न बुलाया होता। तो इन्होंने उसकी काट के लिए पहले ही एक इंतजाम कर दिया कि जो है पार्लियामेंट का विशेष सत्र बुला दिया, ताकि अब जो है जब तक इधर G20 पर मामला होगा तब तक पार्लियामेंट के सत्र का मामला हो जाएगा, और हो सकता है G20 के बाद एक आध शगुफा ये छोड़ेंगे, पार्लियामेंट में ये रखेंगे अपनी तरफ से आधिकारिक रूप से। अभी तक तो इन्होंने कोई एजेंडा बताया नहीं है। तो मेरी समझ से अपनी एक असफलता को छुपाने के लिए इन्होंने एक शगुफा छोड़ा, लेकिन इस पर पंचर कर दिया सोनिया गांधी ने 9 सूत्री चिट्ठी लिखकर। अब किसान आंदोलन जैसे ज्वलंत मुद्दे सोनिया गांधी ने अपने पत्र में उठाया है, उस पे और आऊंगा सर, एमएसपी। जी मुद्दे जी, पे ठीक आऊंगा, जरा ठीक एक संजीव जी से टेक लेने। ठीक ठीक सर, ठीक। संजीव जी, स्पेशल सेशन बुलाने का कुछ प्रोसीजर होता है, कुछ ऐसा इमरजेंसी कुछ हो, आकस्मिक मुद्दा हो जिसपे बहस जरूरी हो, तो अभी तो कोई ना इसमें विपक्ष से चर्चा हुई, कुछ ना कोरेस्पोंडेंस हुआ, अचानक सत्ताधारी पार्टी अपनी ओर से स्पेशल सेशन का कॉल दे दिया। क्या है मतलब इसका? देखिए, मोदी सरकार की एक बड़ी विशेषता रही है कि वो किसी भी बड़े इश्यूज पे जब फंसते हुए नजर आते हैं तो कोई ना कोई नए तरीके से इशू को लाने की कोशिश करते हैं, अपनी तरफ से कोई इशू फेंकते हैं जिससे कि वो जो इशू जहां पे फंस रहे हो उस इशू से उनकी मुक्ति मिले। तो मेरा ये मानना है कि जिन जिन इशूज पे तमाम संभावनाएं जताई जा रही है कि स्पेशल सेशन इसके लिए बुलाया जा रहा है, इसके लिए बुलाया जा रहा है, इसके लिए बुलाया जा रहा है, वो संभावना फिलहाल मुझे दिख नहीं रही है। जिसमें कहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो वन नेशन वन इलेक्शन, ये तमाम इतनी जल्दी संभावना इसकी दिख नहीं रही है कि इस स्पेशल सेशन में कर पाए। और देखिए जनरली क्या होता है कि आज जयराम रमेश ने एक ट्वीट करके एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले उठाया है कि प्रहलाद जोशी ने जो सोनिया गांधी की चिट्ठी पे प्रतिक्रिया दी कि अपोजिशन जो है बिना बात के चिल्ला रहा है, तो जयराम रमेश ने वो तमाम विशेष सत्र की एक लिस्ट डाल दी है, और उस लिस्ट में उन्होंने कहा है कि सारे सत्र इस दिन प्रयोजन से बुलाए गए थे जो पहले बताए गए थे। पहले उसमें विपक्ष की सहमति भी ली गई है, उसमें जो भी एक जो प्रोसेस होता है उसको पालन करके ही वो स्पेशल सेशन बुलाया गया, चाहे जीएसटी को लगाने को लेकर स्पेशल सेशन था, इवन के अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में भी कुछ स्पेशल सेशन बुलाए गए थे। तो ये जैसे उसके बाद कई स्पेशल सेशन, जब विश्वास मत जो प्रस्ताव जब यूपीए 1 की सरकार से जब कम्युनिस्टों ने समर्थन लिया था तो उस समय भी स्पेशल सेशन बुलाया गया था। तो ये स्पेशल सेशन में पहले सूचना दी जाती है विपक्ष को। कमाल की बात है कि ट्वीट करके प्रहलाद जोशी ने यह जानकारी दी कि स्पेशल सेशन बुलाया जाएगा, लेकिन एजेंडा पे आज तक विपक्ष को नहीं पता है। 200-250 जो विपक्ष के हैं, 300 के अलावा, उनको ये पता ही नहीं, पार्लियामेंट को पार्ट है, उनको पता ही नहीं कि स्पेशल सेशन किस कारण से बनाया जा रहा है। हो सकता है कि अभी सरकार के ही बहुत सारे लोगों को ना पता हो कि स्पेशल सेशन किस लिए बुलाया जा रहा है। वो लास्ट में मोदी जी तय करेंगे कि स्पेशल सेशन में क्या फैसला होगा। लेकिन अभी जो स्पेशल सेशन बुलाने का जो फैसला है ये उनको उल्टा पड़ता दिख रहा है। जैसे आज सोनिया गांधी ने चिट्ठी लिख दी, G20 के सारे राष्ट्राध्यक्ष आ जा रहे हैं भारत के अंदर। अब निश्चित रूप से है कि जब वो भारत आते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि वो सारे आंख कान मुने रखते हैं। इस देश के अंदर क्या पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रहा है, इस देश के अंदर और क्या परिस्थितियां, सामाजिक परिस्थितियां क्या है, आर्थिक परिस्थितियां क्या है, ये सारे लीडरशिप को ब्रीफिंग मिलती है, उनके साथ एक टीम होती है। तो निश्चित रूप से आज जब सोनिया गांधी की चिट्ठी, इंपॉर्टेंट चिट्ठी सामने आ गई, तो ऑटोमेटिक है कि वो जो बाइडेन के सामने भी जाएगा, वो तमाम विपक्षी जो ऋषि सुनक के पास भी जाएगा, उनका जो मीडिया से रिलेटेड टीम है वो कहेंगे कि भैया यहाँ के इंटरनल पॉलिटिक्स में, अभी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में ये हो रहा है मोदी के अगेंस्ट, और उसमें वो तो तमाम इश्यूज जो सोनिया गांधी ने उठाए हैं वो उनके पास चला जाएगा। तो प्रधानमंत्री के जितने भी जो इवेंट मैनेजमेंट की कार्रवाई हो रही है इस समय उल्टी पड़ रही है। पहले सक्सेस हो जाते थे, लेकिन अब लगता है कि विपक्ष के कुछ सलाहकार हों या विपक्ष में कुछ सद्बुद्धि आई है या इनके पास ऐसे रणनीतिकार हैं जो सत्ता पक्ष के सारे तमाम जो फैसले हैं, जो तमाम जो वो एडवेंचर है उसको मौके पे फेल कर रहे हैं। तो आज की जो चिट्ठी है, अगर विपक्ष आज चिट्ठी ना लिखता तो दुनिया के तमाम देशों को कैसे पता चलता
कि भारत में ये भी मुद्दा है, कास्ट सेंसस भी मुद्दा है, तो भारत में महंगाई भी मुद्दा है, तो महंगाई में बेरोजगारी भी मुद्दा है, क्योंकि मोदी तो विदेशों में बोल के आते हैं कि भारत में हर 7वें दिन एक यूनिवर्सिटी खुलता है और दिन एक कॉलेज खुलता है, वहां तो रोजगार की कोई समस्या ही नहीं है, सारी दुनिया महंगाई से झेल रही है, हमारे यहाँ तो महंगाई ही नहीं है। लेकिन जब विपक्षी नेता ने चिट्ठी फेंक दिया तो ऑटोमेटिक है कि लीडरशिप भी देखेंगे वहां पे, दुनिया के तमाम लीडरशिप करे अरे यहाँ तो डोमेस्टिक प्रॉब्लम ये भी है, ये भी प्रॉब्लम है, ये भी प्रॉब्लम है। तो निश्चित रूप से मोदी जी को जो ये जो सारा जो एडवेंचर है वो उनके लिए अच्छा नहीं रहा है, और 2 दिन 3 दिन बाद उनको बताना पड़ेगा कि किस इशू को लेके आ रहे हैं, किस लिए लेके आ रहे हैं। अब उसी हिसाब से ये लगता है कि पहले इसलिए नहीं बताना चाहते कि विपक्ष कोई और बेहतर रणनीति न बनाए, तो मौके पे एक दिन पहले बुलाएंगे। ऐसे लोकशाही में ऐसे लुक्कम छिपी थोड़ी होता है, ये नोटबंदी की तरह हो गया। हाँ, ये फाइनेंस मिनिस्टर को पता नहीं है नोटबंदी है, लेकिन अब रिजर्व बैंक को भी नहीं पता था। रिजर्व बैंक को भी बाद में बताया गया, कहते हैं कि आप नोटबंदी कर दीजिए। ऐसा है ना कि इस समय सरकार के तंत्र से सूचनाएं लीक भी हो रही हैं, ऐसा नहीं है कि विपक्ष को पता नहीं होगा, विपक्ष अपने हिसाब से रणनीति बना रहा होगा। वो जब ऐसा है कि जहाज थोड़ा सा डूबता हुआ हिलता नजर आए तो कई चूहे कूद भी जाते हैं, कई चूहे कूदने का प्रयास करते हैं, कई चूहा ये देख रहा होता है कि जहाज अभी डूबेगा कि न डूबेगा, थोड़ा वेट कर लो, लेकिन सूचना पास करते रहो, दूसरे जहाज में अपना सीट रिजर्व कर लो। तो कुछ ऐसे चूहे भी होंगे जो कुछ ना कुछ सूचना दे रहे होंगे इधर भी, ये भी है, ये भी है, तो विपक्ष उस हिसाब से रणनीति तैयार करेगा। तो मेरा ये मानना है कि जो स्पेशल सेशन को लेकर जो सोनिया गांधी की चिट्ठी है, जिसपे आप अगले अभी उसमें डिस्कस करेंगे, ये आज के लिए एक बहुत बड़ा वो था कि आज ही से ही G20 की लीडरशिप भारत में आ रहे हैं और उनके सामने भी ये चिट्ठी जाएगी, तमाम चिट्ठियां जाएगी, ये जो चिट्ठियां सोनिया गांधी की जाएगी, और इस इशू पे वहां यहाँ के जो फॉरेन के लीडरशिप हैं वो पहले अवेयर होके मोदी के साथ मिलेंगे। तो मेरा ये मानना है कि मोदी जी नहीं थी। जी तो लगता है कि विपक्ष ने धप्पा मार दिया ही। हम कह रहे हैं आप 2014 से अभी तक विपक्ष का लगातार जो है नैरेटिव देखिए, जो विपक्ष जो है वो पॉलिसी पैरालिसिस का शिकार था, जो अलग अलग राग अलाप रहा था, आखिर साल भर में अचानक जो है वो राग यमन क्यों गाने लगा एक साथ? क्योंकि सब जान गए कि अब अगर हम एक नहीं होंगे अपने सब आग्रह दुराग्रह बुला करके, तो हमको ये एक एक करके जब देंगे। ये मामला जो है वो लड़कपन में जो हम लोगों ने नीति कथा सुनी थी कि एक किसान के 7 लड़के थे, तो 7 लड़कों को उसने एक एक लाठी दी और कहा इसको तोड़ के दिखाओ, तो सबने तोड़ दिया। फिर उसने 7 लठ को एक साथ बंधवा दिया और कहा अब इसको एक एक जने तोड़ के दिखाओ, तो जो है वो नहीं तोड़ पाए। तो सारी चिंता इसी बात की है कि जो 7 लठ थे वो एक हो गए हैं, और वो एक इसलिए हो गए कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की थ्योरी डार्विन के जमाने में डार्विन साहब ने जो है वो कर रखी है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की थ्योरी क्या होती है। तो ये थ्योरी चाहे जो हो, लेकिन दूसरी बात यह कि कांग्रेस ने इसमें और विपक्षी दलों से आगे बढ़ करके जो राजनीतिक जो ये मामले उठा रहे हैं और उसका जो है टाइमली राजनीतिक जवाब देने के पहले जो चेकमेट कर दे रहा है, मतलब इनको जो इनकी सह को जो है जो उल्टा कर दे रहा है, उल्टा सह दे रहा है, इससे ये बहुत परेशान है। मैंने आपको अभी इसके पहले ही बताया ना कि G20 के तुरंत बाद ये करने की क्या जरूरत थी। तो G20 की सफलता और असफलता का भी जो है इससे जुड़ा हुआ मामला है। बाकी तो जो है चेकमेट करने का कि जो वो सह दे रहे हैं, इन्होंने जवाबी सह दे दिया है। तो सवाल इस बात का है कि बात यही है कि जो है संगठन में शक्ति है, ये RSS का नारा है संगठन में शक्ति है, और इसको विपक्ष ने दिखा दिया कि देखो संगठन में शक्ति है, हम भले अलग रहे हों और आप हमको एक एक करके नमस्ते करते रहे हो, लेकिन अब हम सब एक साथ हैं, अब नमस्ते करने तो जाने। अब तो ईरानिया विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि भैया ED और जो है CBI सबको गिरफ्तार करवाना चाहते हो, हम तैयार घर में बैठे हैं, आओ गिरफ्तार कर ले जाओ, हम कहीं इधर उधर भाग नहीं रहे, जितना गिरफ्तार करना हो करो। फिर लगातार जो है वो मिश्रा जी का कार्यकाल खत्म होने की ओर बढ़ रहा है। अब 15 तारीख तक उनको रहना है, हालांकि अभी तक सरकार ने मीटिंग करके ये तय नहीं किया कि जो है किसको अगला वो बनाएंगे। हो सकता है अभी और जो है फिर से जो है तुषार मेहता जाए सुप्रीम कोर्ट में, साहब अब इतने दिन आपने कर दिया तो और 1.5 महीना बढ़ा दीजिए। तो ये सब मामला है, और इसी में अडानी जी का भी मामला एक के बाद एक आ गया है, और फिर कार्बन उत्सर्जन वाला भी आ गया है कि जो एक और कहते हैं कि हम कार्बन उत्सर्जन इतना कम करेंगे, दूसरी ओर वेदांता को कार्बन उत्सर्जन की ढील दे रहे हैं। तो चारों तरफ से मोदी जी फंसे हैं। अब इंडोनेशिया गए हुए हैं, शायद वहां राहुल गांधी भी गए हैं, वहां भी तमाम यूनिवर्सिटी और तमाम लड़कों से बात करेंगे, जवाबी
कीर्तन करेंगे। तो सब चारों तरफ से इनका हर तरह से राजनीतिक जवाब, मतलब एक प्रकार से पॉलिटिकल हाइबरनेशन से कांग्रेस बाहर निकल करके इनका राजनीतिक जवाब जो है बिल्कुल तुर्की बतुर्की दे रही है, जो इनके लिए परेशानी का सबब बन गया है। और इसीलिए प्रहलाद पटेल जो इनके फ्लोर मैनेजर हैं, उन्होंने जो है बयान भी दिया है कि सोनिया गांधी राजनीति कर रही है, राजनीति नहीं होना चाहिए। मैंने आप राजनीति करें, दूसरा कोई राजनीति करे तो बड़ा खराब है ना। तो सोनिया ने भी जो ज्वलंत मुद्दे हैं वो उठा दिए हैं कि भाई इस पर बहस कराओ ना, पता नहीं काहे बहस कराओगे। अब G20 खत्म होगा तो पता नहीं किस चीज पे बहस कराएंगे। हो सकता है G20 खत्म हो तो ये पार्लियामेंट का जो विशेष सत्र है वही जो है वो क्या कहते हैं कैंसिल कर दिया जाए, कुछ भी हो सकता है। अभी मतलब आगे प्रधानमंत्री को क्यों कहना पड़ा अपने सांसदों कार्यकर्ताओं नेताओं से कि आप लोग जो है क्या कहते हैं ये वन नेशन वन इलेक्शन, और इस पर जो है मतलब क्या कहते हैं बहुत संभल करके जवाब दीजिए, अनावश्यक प्रलाप करने की जरूरत नहीं है। क्यों कहा? क्यों? क्योंकि ये लगातार मैसेज जा रहा है कि ये उल्टा पड़ गया है, क्योंकि विपक्ष ने इनके नैरेटिव को पूरी तरह जवाबी नैरेटिव दे के ध्वस्त कर दिया है। जी संजीव जी, जी सरकार सत्ता पक्ष ने स्पेशल सेशन का कोई एजेंडा नहीं सेट किया, लेकिन सोनिया गांधी की चिट्ठी ने तो एजेंडा सेट कर दिया है। हाँ, उसमें सबसे बड़ा एजेंडा तो वही है, हमें लगता है कि जो जातीय जनगणना एक बहुत बड़ा बात उन्होंने करी है। तीन पॉइंट आप बताएं और 3 पॉइंट जेपी सर से लेंगे। एक तो जातीय जनगणना की बात करी है, एक मणिपुर की बात करी है, एक महंगाई की बात करी है। मणिपुर एक इम्पोर्टेंट इशू है, जातीय जनगणना एक इम्पोर्टेंट इश्यू बना है जिसमें बिहार सरकार से इस समय सेंट्रल गवर्नमेंट का टकराव चल रहा है। और तीसरा जो है वो एक महंगाई, तो आप झेल ही रहे हैं कि महंगाई की स्थिति कितनी देश में बदतर बनी हुई है। अनाज की कीमतें बढ़ रही है, सब्जियों की कीमतें बढ़ रही है। गैस सिलेंडर जो कहते थे कि हमने 1100-1200 उज्ज्वला का गैस सिलेंडर दे रहे हैं, पता चला कि 25% लोग उज्ज्वला ले ही नहीं रहे थे, और पता चला कि अब 200 रुपये अब सस्ता करना पड़ रहा है क्योंकि इलेक्शन की सेंध लग गई, इनको गर्मी नीचे से महसूस होने लगी। तो ये फिर क्या कर रहे हैं कि ऐसी चीजों को काउंटर करने के लिए नया सगुफा लेके आते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन। कोई बीजेपी वालों से ये पूछे कि वन नेशन वन इलेक्शन में बड़ी ईमानदारी है, तो मध्य प्रदेश में सरकार गिरा के 12-15 एमएलए 19 विधायकों के रिजाइन करवा के फिर बाई इलेक्शन क्यों करवाया भाई? थोड़े बहुत शर्म रखते वन नेशन वन इलेक्शन के लिए। मध्य प्रदेश में एक बार इलेक्शन हो गया था, सरकार 5 साल चलने देते। कर्नाटक में आपने 12-13 विधायकों को तोड़ के बाई इलेक्शन करवा दिया, रिजाइन करा के। वन नेशन वन इलेक्शन कहाँ गया उस समय? अभी उत्तर प्रदेश में घोसी में चुनाव हुआ है, वो सपा से चुन के आए हुए विधायक जी को रिजाइन करवाया, भाजपा में शामिल करा दिया, बाई इलेक्शन कर दिया। तो ये कथनी और करनी में इनका कितना फर्क है कि आप वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हो कि हम पार्लियामेंट में बिल लाएंगे, कमेटी भी बना दी, पूर्व राष्ट्रपति साहब को अध्यक्ष भी बनवा दिया। पूर्व राष्ट्रपति साहब पहले इनसे ये पूछे कि आप कितने ईमानदार हो भाई वन नेशन वन इलेक्शन के प्रति? आप तो सरकार गिराने को फिरते हो। जैसे ही इलेक्शन हो जाता है वैसे आजाद भारत के इतिहास में जहां तक मुझे पता है, कभी भी राष्ट्रपति होने के बाद मतलब कोई कमेटी में चाहे कुछ इस तरह का, ये भाजपा सरकार में शायद मुझे लग रहा है बालाकृष्णन साहब को भी सोशल जस्टिस का बना दिया, ये चीफ जस्टिस रहे हुए हैं वो। इधर कोविंद साहब को बना दिया कमेटी का। ये क्या चल रहा है ये मामला? देखिए, चीफ जस्टिस और हाई कोर्ट जस्टिस को बना दिया जाता है क्योंकि कोई एक्सपर्ट होते हैं, लीगल एक्सपर्ट होते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जो राष्ट्रपति जो है, जो सर्वोच्च संस्था है, तीनों स्टेट आर्मी का कमांडर होता है, पार्लियामेंट का एक पार्ट होता है, संसद का एक गठन का, संसद के संजीव जी का नेटवर्क शायद प्रॉब्लम है। जेपी सर जी देखिए, सोनिया गांधी की चिट्ठी में 9 प्रमुख मुद्दे हैं। मौजूदा आर्थिक स्थिति देश की, ये भी मोदी की कमजोर नस है। कमर तोड़ महंगाई, 100 दिन में सरकार आने पे 2014 में इन्होंने कहा था 100 दिन में फलक दिखेगा, ये कमजोर नस है। बढ़ती बेरोजगारी, ये कमजोर नस है। कांग्रेस आपके किसानों को एमएसएमई, कमजोर नस है। फिर किसान आंदोलन के दौरान जो किसानों के साथ सरकार का समझौता हुआ था उस पर क्या कार्रवाई हुई, ये भी कमजोर नस है। एमएसपी पर लीगल गारंटी को लेकर सरकार की क्या मंशा है, ये भी कमजोर नस है। अडानी ग्रुप को लेकर जो खुलासे हुए इसकी जांच हो, जेपीसी का गठन हो, ये भी जो है मोदी जी की कमजोर नस है। जातीय जनगणना भी कमजोर नस है। अब इसके ऊपर कयास लगाया जा रहा है कि रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट
जो संभवतः जुलाई में आई है, उसको भी ये पार्लियामेंट में रख के पास करा सकते हैं। लेकिन ये शायद भूल गए हैं कि मंडल मसीहा के रूप में जाने जाने वाले विश्वनाथ प्रताप सिंह और उसके बाद अर्जुन सिंह, जो तत्कालीन आपके मानव संसाधन विकास मंत्री थे, इन्होंने जो भी आरक्षण के लिए किया, लेकिन जिनको आरक्षण का लाभ मिला इनकी वजह से, उन्होंने ही इनको नकार दिया। तमाम छत्र सब दलों में पैदा हो गए और उन्होंने उसको संकीर्ण हितों के लिए अपने उसमें इस्तेमाल किया। और जिन लोगों ने इसको ऐसा किया था, अगर ये लोग ऐसा ना करते तो छत्रपों की क्या हैसियत थी कि वो इसको करा लेते। और उन्होंने उनको निकाल दिया और चुनाव में इसका कोई फायदा न विश्वनाथ प्रताप सिंह को हुआ और अर्जुन सिंह का भी सब आप लोग जानते ही हैं। तो ये जो रोहिणी का जो है करने का है, तो इसमें भी जो है वो क्या कहते हैं, अगर ये जो रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट को रखते हैं आरक्षण में, आरक्षण का जो अति पिछड़ा अति उसके नाम पर, तो ये भी उल्टा पड़ सकता है। इस खतरे के बावजूद ये चर्चा चलाई जा रही है कि रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट जातीय जनगणना के नाम पर विशेष सत्र में रखा जा सकता है। तो सवाल है कि ये भी इनकी कमजोर नस है। फिर जो संघीय ढांचे पर लगातार हमले हो रहे हैं बिना राज्य सरकार के रेफरेंस के, जो राज्य के जो है वो भ्रष्टाचार के नाम पर ईडी को घुसाया जा रहा है, मेरा ये मानना है सीधे सीधे संघीय ढांचे पर हमला है। क्या है, केंद्र सरकार हेडमास्टर है कि वो जो राज्यों के भीतर क्या हो रहा है जिसका केंद्र से सीधे ताल्लुक नहीं है, उसके ऊपर जो है क्या कहते हैं ईडी की रेड करा करके और उसको जो है वो केंद्र का मामला बनाए। राज्य सरकार के मामले में ईडी कैसे हस्तक्षेप कर सकती है? तो आप कहीं चीफ मिनिस्टर को नोटिस दे रहे हैं, तो कहीं फाइनेंस मिनिस्टर को नोटिस दे रहे हैं, तो कहीं ये नोटिस दे रहे हैं, तो क्या है वो आप यही तय कर लीजिए कि जो राज्य सरकारें हैं फेडरल स्ट्रक्चर में वो केंद्र के अधीन है। वो जैसे गवर्नर साहब को संचालित कर रहे हैं वैसे तो गवर्नर को भी नहीं संचालित कर सकते। लेकिन ऐसा गवर्नर कोई रीढ़ का पैदा ही नहीं हुआ जो इस बात को रजिस्ट कर सके। आपसे बता दें, एक राष्ट्रपति जैल सिंह हुए थे जिन्होंने राजीव गांधी को थोड़ा रजिस्ट किया था और राजीव गांधी सरकार का बाजा बजा के रख दिया था। बाकी गवर्नर तो इस टाइम पे, अब जैसे रामनाथ कोविंद को प्रसाद पर्यंत जब आप प्रधानमंत्री के वो रहेंगे और प्रधानमंत्री के सामने राष्ट्रपति होके झुकेंगे, अरे आप पर्सनली उनसे जब मिलिए तो आप झुकिए, उनका पैर छूइए, कोई बात नहीं। लेकिन राष्ट्रपति के रूप में तो आप प्रधानमंत्री को शपथ दिलाते हैं, आप उनसे ऊपर हैं और तब आप ऐसा झुक के मतलब उनको प्रणाम कर रहे, तो इसी से समझ लीजिए कि जो है राष्ट्रपति की हैसियत प्रधानमंत्री ने क्या बना के रखी हुई है। तो कहने का मतलब है, फिर लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में जो सीमाओं पर समस्या है उस पर उन्होंने बात करने की बात की है कि 3 साल से कोई बात नहीं हो पाई, एक शब्द बोला नहीं गया। फिर प्राकृतिक आपदाओं में राज्य सरकारों की भूमिका है, लेकिन अहम भूमिका केंद्र सरकार की होती है, राहत केंद्र से आता है। इस पर भी संसद में चर्चा हो कि यूनिफॉर्म राहत पॉलिसी होनी चाहिए। बीजेपी राज्यों के लिए आप कुछ दे रहे हैं और जो अभी जो हिमाचल ही है, हिमाचल में इतना जो है मतलब समझ लिए कि वो प्राकृतिक आपदा इस बरसात के दिन में आई है, लेकिन अभी तक तो मैंने कहीं पढ़ा नहीं कि जो केंद्र सरकार ने आगे बढ़ के हिमाचल को उस प्राकृतिक आपदा क्यों, क्योंकि भाई वहां सरकार बदल गई, बीजेपी की जगह कांग्रेस सरकार राज्य में आ गई है। अच्छा, फिर जो सांप्रदायिक तनाव जगह जगह फैलाया जा रहा है उस पर भी उन्होंने बात करने की कोशिश की है। और फिर मणिपुर में 5वां महीना शुरू हो गया है और लगातार हिंसा है। आप बता, लगातार जो है वकीलों तक के घर जला दिए जा रहे हैं जो कुकियों की ओर से पैरवी कर रहे हैं। आप बता, फिर अभी इम्फाल घाटी में 5 दिन का फिर कर्फ्यू लगा दिया गया है। और जो भी फैक्ट फाइंडिंग के नाम पर, चाहे एडिटर्स गिल्ड हो, चाहे जो है वकीलों की कोई संगठन या संस्था हो, या जिसमें वकील प्रतिनिधि, उनके खिलाफ सीधे सीधे मणिपुर की सरकार जो है FIR करा दे रही है। तो क्या माना जाए कि वहां कौन सी जो है क्या कहते हैं मतलब डेमोक्रेटिक स्थिति है कि जो फैक्ट फाइंडिंग के लिए लोग जा रहे हैं, जो वहां की असली बात कह रहे हैं, उनके ऊपर भी आप FIR लगा दे रहे हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट से जाकर उस पर स्टे करवा के रुकवाना पड़ रहा है। ये सारे इनके दुख वाले मुद्दे हैं। अब इन मुद्दों को छोड़कर कौन से मुद्दे पर जो है सरकार बहस कराएगी, अब इस पर बहस शुरू हो गई कि आगे सरकार की मंशा क्या है। तो कहने का मतलब है कि ये बहुत उल्टा पड़ गया है इनको विशेष सत्र। तो एक डैमेज कंट्रोल के लिए G20 के कंट्रोल के लिए विशेष सत्र ले आए हैं और विशेष सत्र में जो सोनिया जी के पत्र से डैमेज हो गया, अब उसके लिए देखिए कौन सा क्या करते हैं। और फिर अब ये विशेष सत्र करते हैं अपरिहार्य परिस्थितियों में, किसी की तबीयत खराब हो जाए, किसी को हो जाए, तो उसमें तो सत्र निलंबित ही हो जाएगा ना। हाँ संजीव जी, आपका कट गया था, नेटवर्क प्रॉब्लम था। देखिए, हाँ बता। मैं एक बात बताना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री जी
बेचैन हो गए, उनको पता ही नहीं चल रहा है। अब जो बॉलिंग हो रही है विपक्ष की तरफ से, वो इनको इधर-उधर चकमा देके बॉल निकल रहा है। आज कर्नाटक गवर्नमेंट ने एक विज्ञापन जारी किया है अखबारों के पहले पन्ने पे। उसमें गृह लक्ष्मी योजना के तहत 1 करोड़ महिलाओं को, लाभार्थी महिलाओं के जो है उसका शुरू कर दिया इन्होंने। पैसे ट्रांसफर होने शुरू हो गए। अब 22,000 करोड़ रुपया इस पे खर्च करेगी अपना क्या कहा जाता है कर्नाटक गवर्नमेंट। अब 22,000 करोड़ रुपया एक साल में सिर्फ महिलाओं को स्टाइपेंड के रूप में अगर मिलेगा 2,000, तो आप सोच लीजिए उसका इम्पैक्ट पड़ोस के महाराष्ट्र, पड़ोस के आंध्र प्रदेश, पड़ोस के और जो तमाम राज्य हैं वहां कितना पड़ेगा। और प्रधानमंत्री जी इससे बहुत बेचैन है। जब पीछे उन्होंने पीटीआई को इंटरव्यू दिया, तो उस इंटरव्यू में उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देखिए फ्री भी बहुत कल्चर खराब है और बहुत दिक्कत आ रही है, राज्यों के बजट आने वाले टाइम में बड़ा खराब होगा। प्रधानमंत्री जी इसलिए नहीं कर रहे हैं कि ये फ्री बी से उनको मतलब कि राज्यों का बजट खराब हो रहा है। प्रधानमंत्री जी को लग रहा है कि ये जो सारा का सारे डिजाइन में प्रधानमंत्री जी की पार्टी फंसती नजर आ रही है, और आम जनता जो है वो इनसे भी डिमांड कर रही है कि आप दीजिए। अब देखिए कि मध्य प्रदेश में इतना इम्पैक्ट पड़ा है, शिवराज सिंह चौहान इतना घबराए हुए हैं कि उन्होंने महिलाओं को शायद 1,000 रुपए का कोई स्कीम शुरू कर दिया है। इनको राजस्थान में जब 500 रुपए गैस सिलेंडर की बात आई अशोक गहलोत की, तो इनको 200 रुपए सस्ता करना पड़ गया। अब ये देखिए कि और तो और, लेकिन प्रधानमंत्री जी ये सारी बातों में एक चीज भूल जाते हैं। जिस दिन प्रधानमंत्री जी पीटीआई को बोल रहे थे कि फ्री भी ठीक नहीं है, अर्थव्यवस्था को खराब करता है, राज्यों के फिजिकल हेल्थ को खराब करता है, उसी दिन खबर आ गई कि सुभाष चंद्रा साहब का पता नहीं 6,000 करोड़ रुपया जो है यस बैंक से सेटलमेंट हो गया। अब एक आदमी, देखिए कर्नाटक गवर्नमेंट 22,000 करोड़ रुपया जो दे रही है, वो कितने को दे रही है? 1.25 करोड़ महिलाओं को, लोगों को। प्रधानमंत्री जी को आपत्ति है, लेकिन प्रधानमंत्री जी देश के एक प्रमुख न्यूज चैनल के मालिक को 6,000 करोड़ रुपया सरकारी खजाने से दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को इस पे कोई आपत्ति नहीं है, एक लाइन नहीं बोलते। ऐसे ही प्रधानमंत्री जी की जो मित्र हैं, गौतम अदानी साहब 2.5 लाख 3 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लेके बैठे हैं, कब गायब हो जाएंगे कोई पता नहीं। चौकसी साहब और जो मोदी साहब हैं, ये मिलके 13-14 हजार करोड़ लेके भाग गए। कर्नाटक गवर्नमेंट का 52,000 करोड़ का जो सालाना फ्री भी है, जिससे 2.5 करोड़ 3 करोड़ जनता को लाभ मिलेगा, उस पर प्रधानमंत्री जी को बहुत परेशानी है। और वो 52,000 करोड़ रुपया अगर प्रधानमंत्री जी के मित्रों ने जो 15 लाख करोड़ का गबन कर लिया, अगर वो 15 लाख करोड़ रुपया अगर कर्नाटक गवर्नमेंट को अगर आप दे दें या देश के किसी भी बड़े राज्य को दे दें, तो कम से कम 15 साल 18 साल तक 15 साल तक जो देश के जो गिने चुने 50 उद्योगपतियों ने जो माल लूटा है, अगर वो किसी एक राज्य को मिल जाए, तो 15 लाख करोड़ रुपए में कम से कम 10 करोड़ जनता को कम से कम 10 साल तक सोशल सिक्योरिटी अवेलेबल करा सकती है। ये हमारे प्रधानमंत्री जी का डबल स्टैंडर्ड है। वो तो देखिए, वो पूंजीपतियों को देना फ्री भी नहीं है, वो तो प्रसाद है। हाँ, बाबा का प्रसाद। तो नहीं, मैं तो एक उदाहरण से समझा रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी ने चूंकि इसका फिर अभी 3 दिन पहले उदाहरण दिया, जिस दिन ये उदाहरण दे रहे थे कि इनको मुफ्त का राशन, मुफ्त की बिजली, मुफ्त के बस सर्विस, अगर 2,000 रुपया आप बेरोजगारी भत्ता दे रहे हो, तो फ्री भी बड़ा नुकसानदायक है देश के फिजिकल हेल्थ के लिए। उसी दिन पता चलता है कि यस बैंक 6,000 करोड़ रुपया का सुभाष चंद्र का कहा, जाओ भाई तुम ले जाओ, तुम खाओ, तुमको हम अनुदान दिया। कोई राजा महाराजा ना जैसे किसी को दे देते थे, जाओ तुमको ये जागीर दिया, तो वैसे दे दिया 6,000 करोड़। तो ये सेम डे की बात है, उससे पहले तो कई लेके भाग गए पैसे, वो आज तक नहीं दे रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि ये डबल स्टैंडर्ड भी अब प्रधानमंत्री जी का एक्सपोज हो रहा है। और प्रधानमंत्री जी के जो निचले जो सहयोगी है वो बता रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान ने भाई कहा ना कि हम 1,000 रुपए पता नहीं महिलाओं को देंगे गैस सिलेंडर के लिए, कर भी उन्होंने कोई घोषणाएं करी है। तो ये तो या तो ये घोषणाएं उस पर आ जाए, सिर्फ उद्योगपति मित्रों को फायदा देने से और सरकारी संपत्तियों को लुटाने से तो भला नहीं होगा। इस चीजों पे तो उनको अब क्लियर स्टैंड करना पड़ेगा, सिर्फ अब बोलने से कुछ नहीं होगा। और 15 लाख वाला जुमला भी जनता समझ गई। तो 6,000 रुपया आप किसानों को देते हो, और 6,000 किसानों को देने के बाद इधर क्या करते हो? इधर आपका जो नीति आयोग सिफारिश करता है कि एमएसपी बढ़ाने से देश में महंगाई बढ़ जाएगी, किसानों के अनाज का कोई भी अब कीमत नहीं बढ़ानी चाहिए, इससे देश को बड़ा नुकसान होगा। किसानों का उर्वरक की कीमत बढ़ गई, किसानों का लेबर का कॉस्ट बढ़ गया, ट्रैक्टर पे 18% जीएसटी आपने लगा दिया जो किसान इस्तेमाल करते हैं।
किसान जो और छोटे उपकरण इस्तेमाल करते हैं उस पर 8% आपने जीएसटी लगा दिया, 12% लगा दिया, वहां से किसानों को आप दूर रहे हो। और यहाँ 6,000 रुपए दे के कहते हो कि हम बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। आप इधर 6,000 रुपए देते हो, किसान से 50,000 रुपया इकट्ठा ले लेते हो किसी न किसी बहाने, तो तमाम अलग अलग चीज ला के ऊपर से कहते हो हम एमएसपी नहीं देंगे। तो सोनिया गांधी ने जो एक एमएसपी का जो मसला उठाया है वो ठीक उठाया है, क्योंकि अभी इनके कुछ दिन पहले ही एमएसपी को लेकर एक जो कमेटी है उसने सिफारिश करी है कि एमएसपी बढ़ाना ठीक नहीं रहेगा। अरे भाई, तो किसान क्या करें? 3,000 रुपया खर्चा है और 2,000 रुपये क्विंटल पे वो बेचे, तो ये कौन सी इकोनॉमिक्स है? तो इससे पता चलता है कि प्रधानमंत्री से हर छोटी छोटी चीजों पे अब सवाल पूछा जाना शुरू हो गया है। तो इसलिए प्रधानमंत्री जी अब बेचैन है, तो इसीलिए स्पेशल सेशन की बात करते हैं कि लोग 15 दिन तक अंदाज लगाते रहे कि स्पेशल सेशन में क्या होगा, तो वो अंदाज लगाते रहे, लेकिन उसके बाद यही स्पेशल सेशन के बहाने तमाम सवाल भी उठ रहे हैं जो आज सोनिया गांधी ने अपने पत्र में उठाया है। तो मेरा ये मानना है कि प्रधानमंत्री कि अब सिर्फ भाषणबाजी से काम नहीं चलेगा, जनता को इसका पक्का रिजल्ट चाहिए। जेपी सर, मिला जुला जी। के विपक्ष ने शिकंजा कस दिया। जी, ये आप कह सकते हैं। हमने कहा ना कि कांग्रेस जो हाइबरनेशन से बाहर निकल आई। अब मोदी जी का ऐसा कोई काम नहीं है जिस पर जवाबी कीर्तन नहीं होगा। 2024 के चुनाव में क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि बीजेपी या ये कोई शगुफा छोड़ेंगे तो उसको जो है कांग्रेस चुपचाप ऐसे ही जो है बर्दाश्त कर लेगी और कुछ बोलेगी नहीं। कांग्रेस को जवाबी कीर्तन करना आ गया है और कांग्रेस ने समझ लिया है कि राजनीति अगर करना है तो जवाबी कीर्तन करना ही पड़ेगा। इनको बिना चैलेंज के जो है छोड़ना उचित नहीं है। अब सवाल इस बात का है कि आप विदेश यात्रा ही देख लीजिए। प्रधानमंत्री जी विदेश यात्रा जाते थे तो वहां जो है जनता को मोदी मोदी वाला जो संबोधन करते थे जिसमें जनता मोदी मोदी करती थी, वहां वो अपनी बात कम विपक्ष की आलोचना और निंदा और जवाहरलाल नेहरू तक को गरियाते थे। अब जब राहुल गांधी ने इसका जो है नरेशन अपनी तरफ से अपने हिसाब से जब शुरू कर दिया तो अब इनको जो है अपना जो है वो फिर अब इनका लगता है कि अरे देश में जाके विदेश में जाके छवि खराब कर रहे हैं तो फलाना कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास कुछ मूल मुद्दे हैं जिसमें एक राष्ट्रहित मुद्दा है कि कुछ भी कोई राष्ट्रहित के विरुद्ध। अब अभी आपको पिछले कुछ दिनों आपने देखा होगा कि चंद्रचूड़ साहब के कुछ निर्णय ऐसे आए जिसमें इनकी पूरी ट्रोल आर्मी लग गई, लेकिन जब वो जो है आपका चेन्नई में एक जो है ट्रोल आर्मी का एक मामला गिरफ्तार हो गया तब से जो है ट्रोल आर्मी पर जो है अंकुश लग गया है। फिर भी रहते रहते बाज आते हैं तो उस पर भी उन्होंने फटकार लगाई है कि ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। सोशल मीडिया पे इस तरह जो है मतलब गरियाने का कार्यक्रम चलेगा। अब आप खुद ही बताइए कि कोई ऐसा विशेष सत्र हो सकता है जिसका पहली बार जिसका विशेष सत्र का आयोजन में जो है मतलब एजेंडे का ही पता ना हो, विपक्ष को नहीं मालूम हो कि आखिर किस बात पर जो है ये विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। दूसरी बात, आप इम्पैक्ट की बात देखिए जरा। जब से सेबी ने कहा कि जो टैक्स हेवन की जानकारी हम जुटाने की कोशिश कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने मामले को आगे टाल दिया और इसके बाद OCCRP की रिपोर्ट आ गई कि टैक्स हेवन में इस तरह से विनोद अंडानी द्वारा संचालित उन्हीं की सब कंपनियों का पैसा मोदी इनके जो है शेयर को संभालने शेयर को चढ़ाने में लग रहा है, तब से एक नई रिपोर्ट वायर ने छापी है आज कि 8 जो इनके अकाउंट को चिन्हित किया है गया है जिससे पैसा इनकी कंपनियों में लगा, उसमें से 6 बंद हो गया फंड। आपसे बता, टैक्स हेवन के 6 फंड वाइंड अप हो गए। अब बाकी 2 को भी वाइंड अप करने की तैयारी है या नमूने के तौर पर रखा हो गया जिसमें से जो है पता न चले कि कैसे जो है इनके उस कंपनियों में फंड हो रहा है। तो आप ये समझिए कि सब रिपोर्ट नहीं आई होती तो लगातार ये चलता रहता कि नहीं चलता रहता। आप ही का पैसा हमने संजीव पांडे को दे दिया और संजीव पांडे ने जो है क्या कहते हैं अपने किसी और को दे दिया, उसने घुमा के फिर आपको दे दिया। पैसा आप ही का है, बट टोपी जो है इधर की उधर उधर की उधर उधर की ओर बदलती गई। तो ये सब इनके सरकार में चल रहा है, आपसे बता रहे। चतुर्दिक लूट मची हुई है, आप समझ लीजिए, है ना। कि जो बताया इन्होंने कितने करोड़ रुपए आपने उनको दे दिए हैं और वहां फ्री बीज के नाम। इसी तरह जब विश्वनाथ प्रताप सिंह ने पहली बार किसानों का पैसा प्रधानमंत्री बनने के बाद माफ किया था कर्जा, तो लगातार जो है उसके बाद जो है बैंकों के जो है वो गड़बड़ी के लिए उनको दोषी ठहराया जाने लगा था कि जो है जो पैसा इन्होंने माफ कर दिया, वो पैसा जो है माफ करने के कारण बैंकों की इतनी आर्थिक स्थिति खराब है। ये तक किसी ने नहीं कहा कि इतना रुपया जो है बजट में जो है वो क्या कहते हैं इनका कर्जा माफ करने के लिए
प्रोवाइड किया जाता है, उस कर्जे का तो बहुत मामूली हिस्सा किसानों का कर्जा माफ करने में हुआ। तो जो आपको वोट दे के जिता रहे हैं, आप खुद बताइए, कभी आप इसमें सर्वे करा लीजिए कि बाटा, वुडलैंड या इस तरह की जो ब्रांडेड जूतों के दाम है वो आज से 30 साल पहले क्या थे। 30 साल पहले गेहूं, चावल, धान, इसका मूल्य दाल का क्या था, और 30 साल में जिस रफ्तार से ब्रांडेड कपड़े के दाम, मतलब ब्रांडेड जूतों के दाम बढ़े हैं, उस रेशियो में क्या अनाज का दाम बढ़ा है? उस रेशियो में क्या दूध का दाम बढ़ा है? अगर उस रेशियो में बढ़ जाए तो सरकार सरकारी कर्मचारियों को मैनेज नहीं कर सकती, आम आदमी को तो मैनेज करना दूर की बात। तो ये माना जाता था कि जो सरकार सब्सिडी देती है वो इसीलिए देती है कि जो है किसानों का जो है मतलब बहुत नुकसान ना हो, और वो सब्सिडी के नाम पर जो अगर अनाज सस्ता हो, ताकि महंगाई पर जो है वो एक अंकुश लगाने का काम वो सब्सिडी भी करती थी। अब आप सब्सिडी भी जो है विश्व बैंक के कहने से नहीं देना चाहते, सारी सब्सिडी आप खत्म करना चाहते हैं। अब आप सोचिए 1200 रुपए का जब सिलेंडर आ रहा था तो 45 रुपए की सब्सिडी थी, बची थी, आपने बताया। और उस पर भी आपने कितनी बार अपील किया कि लोग सब्सिडी छोड़ दें। तो जो सिलेंडर जो है वो क्या कहते हैं, आप ईंधन ईंधन का सिलेंडर की व्यवस्था क्यों की गई थी? क्योंकि लगातार पेड़ कट रहे थे, लगातार कोयले का भंडार सिकुड़ रहा था। तो आपने उसकी जगह एक पैरेलल व्यवस्था की, और पैरेलल व्यवस्था करने के बाद आप सब्सिडी दे के उसका दाम कम रखना चाहते थे। तो जो 400-450 का सिलेंडर था वो जो है 1200-1250 का बिकवा रहे थे, वो भी अलग अलग स्टेट में टैक्सों के हिसाब से अलग अलग दाम पर। तो कहने का मतलब है कि आप अगर किसानों और इस तरह की चीजों में सब्सिडी बंद करते हैं तो आप महंगाई को बढ़ाते हैं, और उस रेशियो में आपको जो है महंगाई भत्ता बढ़ाना पड़ता है। उस रेशियो में जो है क्या कहते हैं, पूरे देश में हाहाकार मचता है कि इतनी महंगाई है। तो इतनी महंगाई है, अब आप महंगाई को कंट्रोल करना चाहते हैं और सब्सिडी भी नहीं देना चाहते, तो ये दोनों बात संभव नहीं है। या तो आप जी सब्सिडी दे करके इसको बैलेंस रखिए, और नहीं बैलेंस रखेंगे तो आप समझिए कि आपके हाथ से चीजें कंट्रोल के बाहर चली जाएंगी। तो ये स्थिति है सर। जी जी जी। क्या संदीप जी, चलते चलते कुछ फाइनल कमेंट? देखिए, अब जैसे फार्मर्स की बात हो गई है, एमएसपी की बात हो गई, तो हम भी थोड़ा सा एक बात रखना चाहूंगा कि टोटल फार्मर्स लोन जो है देश के अंदर 12 लाख 13 लाख करोड़ है टोटल फार्मर्स। उसमें कुछ लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं, कुछ शॉर्ट टर्म लोन होते हैं। शॉर्ट टर्म लोन वो होते हैं जो खाद, बीज, इन सब चीजों के लिए किसान लेता है, और उसको किसान जो है ऑन एन एवरेज ईमानदारी से लौटा देता है। कुछ बहुत खराब स्थिति रहती है, फसल खराब हो तो नहीं लौटाता है। ऑन एन एवरेज 7 लाख, 6.5 लाख, 7 लाख करोड़ रुपया ऑन एन एवरेज शॉर्ट टर्म लोन्स हैं। कुछ लॉन्ग टर्म लोन है जो ट्रैक्टर ट्रुक्टर के लिए लेता है। और देखिए कि किसानों की जब भी कर्ज माफी हुई है, आप याद कीजिएगा, तो 8 लाख, 10 लाख, 15 लाख करोड़ का लोन है, तो आप किसी भी सरकार ने बहुत रहम किया है। जैसे पी चिदम्बरम साहब ने 2009 में रहम किया था, 8 में, जब यूपीए 1 की सरकार में 70-75 हजार करोड़ रुपए की लोन माफी हुई थी। और सामान्य रूप से जब भी लोन माफी हुई तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लगातार इसका विरोध किया और लिखा कि बैंकों के हेल्थ पे बड़ा असर पड़ता है, स्वास्थ्य पे बहुत असर पड़ता है। किसानों के 12 लाख करोड़ के अगर अगेंस्ट आप देखें तो भारत में कॉर्पोरेट लोन और इंडस्ट्रिस्ट का लोन 50 लाख करोड़ है, और अब तक आप 15 लाख करोड़ रुपया तो उनको लुटवा ही चुके हैं, जो आना नहीं है अब इस देश के अंदर वापस। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक बार भी कभी आप सुना कि उसने किसी बैंक को कहा हो कि ये और उसके की लोन माफी जो है हेल्थ के लिए खराब है? कभी किसान को देखा कि लोन बेचारा लिया और लोन लेने के बाद वो भारत छोड़ के भाग गया हो एयरपोर्ट से? उसकी अरेस्टिंग होती है, जेल चला जाता है, आत्महत्या कर लेता है। आत्महत्या कर लेता है। आत्महत्या की जो 400 नियर अबाउट 4-5 लाख जो आत्महत्याएं किसानों की हुई है पिछले 10 साल 15 साल में, उसमें 90% मेजोरिटी तो कर्ज के लोन वाले बंदे हैं, जो कर्ज नहीं चुकाने के कारण जिन्होंने आत्महत्या कर ली। विदेश कोई नहीं भागा, या तो जेल गया। और देखिए ये जो बड़े बड़े लुटेरे हैं कितने आराम से या तो यही रहते हैं डंके की चोट पे, और या तो बाहर भाग जाते हैं। और ईमानदारी से इलेक्ट्रोल बॉन्ड की अगर जांच कर लीजिए तो देखिएगा उन लुटेरों ने इनको कितना डोनेट किया है, कितना पैसा दे दिया है वही बैंकों के लूट वाला जो माफी हुआ है कि कोई नहीं, उधर से लूटे हो, कुछ हमें दे दो और बाकी अपना निकल जाओ, या मत दो, कोई नहीं, हम सेटल करा देंगे। क्या किसानों के लिए कोई इस देश की रिजर्व बैंक ने या नेताओं ने बोला है कि हम सेटल करा देंगे आपका लोन, कोई बात नहीं, ना दो, आप गरीबी के कारण मर रहे हो, भुखमरी के कारण मर रहे हो? कभी नहीं आपने सुना होगा इस देश में, न रिजर्व बैंक बोले न सरकार बोले। और तो और
अगर आप ईमानदारी से अदानी के सारे सेल कंपनियों का जो मूवमेंट देखिएगा जो शेयर मार्केट में है, सारे इंडियन बैंकों के लूट का पैसा होगा। इंडियन बैंकों से जो उन्होंने पैसे लूटे हैं और जो लोन नहीं दे रहे हैं, ये इनकी आदत है कि यहाँ लोन लेते हैं, कंपनी को घाटे में डालते हैं, पैसा सब ट्रांसफर कर देते हैं फॉरेन में, और फॉरेन से ट्रांसफर होकर इंडियन शेयर मार्केट में घुमा देते हैं। जितने भी बड़े कारपोरेट हैं, अनिल अंबानी भी उसमें एक बहुत बड़ा खिलाड़ी था, और ये गौतम अडानी भी उसका एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है। और ये सारे इंडियन बैंक है, हमारे आपके जितने भी पैसे छोटे मोटे जो बचत के जमा हुआ पैसा है, ये लूट के सरकारी संरक्षण में इस मुल्क से अलग अलग आइलैंड पे और द्वीपों पे लेके गए हैं और वहां से इंडियन मार्केट में लेके आए हैं। कोई इनकी मेहनत की कमाई नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि ये जो है प्रधानमंत्री अब एक्सपोज हो रहा है, डबल स्टैंडर्ड एक्सपोज हो रहा है। ना ये किसानों के भलाई करने वाले हैं, ना मजदूरों के भलाई करने वाले हैं, ये किसी के भलाई करने वाले नहीं है। जी चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और जब स्पेशल सेशन शुरू होगा तब उस समय लगातार हर दिन इस पे चर्चा होगी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों, जेपी सिंह साहब हैं, संजीव जी हैं, लगातार सुनिए इनको, देखिए, क्योंकि बहुत ही ऑथेंटिक और बहुत ही तर्कपूर्ण बातें रखते हैं। शुक्रिया।